हेलो व्यूवर्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली इन 1857 बाय मिर्ज़ा गालिब। सो लेट्स बिगिन। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इन लाइंस को लिखा है मिर्ज़ा गालिब ने और इस ऐसे को भी लिखा है मिर्ज़ा गालिब ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 15 फरवरी 1869 को एट द एज ऑफ 71 दिल्ली में। और उनका पूरा नाम था मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग खान और उन्हें प्यार से उनके पेन नेम दिए गए थे, जैसे गालिब, असद, ये नाम से भी जाना जाता है उन्हें। और उन्होंने बहुत सारे गज़ल्स लिखे हैं, पोएम्स लिखे हैं, जिसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से गाया है, पेश किया है। उन्हें उर्दू लैंग्वेज के बहुत ही प्रभावी शायर के रूप में माना जाता है और मुग़ल एम्पायर के लास्ट ग्रेट पोएट के रूप में जाना जाता है। उन्हें मुग़ल सरकार से भी पेंशन मिलती थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी पेंशन मिलती थी। उन्हें ऑनर दिया गया था दाबिर उल मुल्क और नज्म उल दौला का। और अपने लाइफ टाइम के समय जब वो मुग़ल एम्पायर का जब पतन होने लगा और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हो गया, स्थापित हो गया, तो उस समय क्या हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस समय के सिचुएशन को उन्होंने अपने वर्क में, अपने राइटिंग्स में लिखा है और बताया है। और गालिब ना सिर्फ इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हैं, बल्कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर उनकी शायरी है। तो ये जो लेसन गालिब की 1857 की क्रांति के समय हुई दुर्दशा, उनके मिसफॉर्चून को बताती है। क्रांति के दौरान ब्रिटिश शासन के विरोध में क्रांतिकारी भारतीय सैनिक दिल्ली के घरों को लूट रहे थे। मिर्ज़ा गालिब के पास पहनने के कपड़े और सोने के बिस्तर के अलावा कुछ भी नहीं था, पर उनके घर पर लुटेरों ने हमला नहीं किया था। इसका राज यह था कि जब दिल्ली में हमलावरों ने धावा बोला था, उस समय उनकी पत्नी ने सारे जेवर और कीमती सामान काले साहब के यहाँ पहुँचा दिया था। काले साहब उनके फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड थे, तो इसलिए उनके ऊपर धावा नहीं बोला गया था। लेकिन क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तो वे सभी बहुमूल्य चीज़ें उनके हाथों से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। गालिब के पास कुछ भी नहीं बचा। ब्रिटिश सरकार ने मिर्ज़ा गालिब को जो पेंशन दी थी, वो जो दे रहे थे, वो भी रुक गई थी। अब उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें फिर से पेंशन वापस मिल जाएगी। उनके पास पैसे नहीं बचे थे अब। वह अपने कपड़े को और सामान को बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। फिर उनके पास कुछ नौकर भी थे, जो बुरे समय में उनका साथ छोड़कर नहीं गए थे। उनको भी उन्हें खाना-पीना देना था, उनके लिए भी उनको कंट्रीब्यूट करना था। अब उनके पास जो 2 ही विकल्प थे, या तो वो मौत को गले लगा लेते, या तो फिर वो भीख माँगना शुरू कर देते। तो ऐसा उनका सिचुएशन था। अब इस एसे को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, जो उन्होंने लिखा है अपनी राइटिंग्स में। वो लिखते हैं, मैं भाग्य के अनेक आश्चर्यों पर आश्चर्य करता हूँ। लूट-पाट एवं मार-काट के दिनों में जब यह पाया गया कि लगभग सारे मकान खाली कर दिए गए, जिनमें धूल भी नहीं रही, मतलब लुटेरों ने मकान के ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टी को लूट लिया था, कुछ भी नहीं छोड़ा था। मेरा मकान लुटेरों के हाथों में पड़ने से बच गया। फिर भी मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे पास पहनने को कपड़े तथा सोने के बिस्तर के अलावा कुछ भी नहीं था। इस गुत्थी का उत्तर इस झूठे सच की चाबी है, जबकि काले विद्रोहियों ने शहर को घेर लिया था। मेरी पत्नी ने बिना मुझे बताए अपने सारे जेवरात इकट्ठे किए तथा उन्हें चुपचाप काले साहब के मकान को भेज दिया। उन्हें वह एक छोटे से बंद तहखाने में रख दिया गया था, उन वैल्यूएबल्स को, जिसका दरवाजा बंद कर उस स्थान को एक सा कर दिया गया था। उसे मिट्टी की दीवार से ढक दिया गया था। जबकि अंग्रेज सिपाहियों ने शहर पर कब्जा कर लिया और उन्हें लूट मार करने की आज्ञा दे दी। अब मेरी पत्नी ने यह रहस्य मुझे बताया कि ऐसा ऐसा मैंने किया है। अब वह जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और
उन्हें वापस लाना असंभव था। उन कीमती सामान को वापस लाना बहुत ही ज़्यादा असंभव था। मैंने कुछ नहीं कहा, अपने आप को तसल्ली दी कि वो हमारे भाग्य में नहीं था, इसलिए वो चला गया। अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया, इस तरह से। अब ये अच्छा ही रहा कि हमारे घर से दूर ले जाए गए वो सामान। और जब जुलाई का जो 15वां महीना है और अब कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते, कोई संकेत नहीं मिलते मुझे कि मुझे मेरी जो बंद पेंशन है, जो ब्रिटिश सरकार मुझे दे रही थी, वो मुझे फिर से देना शुरू कर देगी। और अपने जीवन को चलाने के लिए मैंने अपने कपड़े और बिस्तर को बेचना शुरू कर दिया है। लोग कहते हैं जब लोग खाना खाते रहे तब मैं कपड़े खाता रहा। मुझे यह डर समा गया कि जब ये सभी जो कपड़े हैं ख़त्म हो जाएंगे, खा लिए जाएंगे, तब मैं नंगा तथा भूखों मरूंगा। नौकरों में जो मेरे पास बहुत समय से थे, उनमें से अभी भी कुछ मेरे पास हैं, जिन्होंने मुझे इस हलचल में भी नहीं छोड़ा है, मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, वो मेरे साथ हैं। उन्हें भी मुझे खिलाना था, क्योंकि सच्चाई से आदमी मुंह नहीं मोड़ सकता। मुझे भी उनकी सेवाओं की ज़रूरत थी और उन्हें भी मेरी ज़रूरत थी। इस तरह से इसके अतिरिक्त वे मेरे पास शरण में आए लोग थे, जिन्होंने मेरे जीवन की चमक की फसल में भागीदारी की थी। वो उन दिनों के गवाही थे जब मेरे दिन अच्छे थे। इन बुरे दिनों में भी वो दुखी थे तथा चिल्लाते थे, जिनकी चिल्लाहट एक अवांछित कौवे की तरह काँव काँव के समान ही थी, जो मेरे दिल को चुभती थी तथा मेरी परेशानियों को बढ़ाती थी। मतलब वो अपनी परेशानी को बताते थे मुझे, मेरे से डिमांड करते थे, पैसे के, खाने की डिमांड करते थे, जिसको मुझे पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल लगता था। इसलिए मुझे उनकी चिल्लाहट बहुत ही ज़्यादा नापसंद थी। पर अब इन तीव्र वेदनाओं ने तथा दुखों ने मेरे जीवन की आत्मा एवं शरीर को सोख लिया था। तो एक विचार मेरे मन में आया कि कब तक मैं इन खिलौनों को सजाता रहूँगा, जिसे कि मैं पुस्तक कहता हूँ। मतलब वो कहते हैं कि मतलब कब तक मैं अपने पैशन, अपने बुक राइटिंग, अपनी शायरी राइटिंग को पूरा कर पाऊँगा, जब मेरी ऐसी दुर्दशा है, मेरे दिल्ली की ऐसी दुर्दशा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। क्योंकि यह परेशानी या तो मेरी मौत के से समाप्त होगी या भीख मांगने से हो सकती है। पहले इस कहानी की समाप्ति में कमी है तथा वह पढ़ने वालों को दुख देगी तथा दूसरी ओर यह स्पष्ट बात है कि मैं दरवाजे दरवाजे भी रूखी आवाज़ उठाऊं और रोटियों के टुकड़े करूं, जहां तक या तो गलियों से भगा दिया जाऊं या खुली सड़कों पर बेइज्जत होऊंगा। और फिर कब तक यह कहानी कहता रहूँगा, जिससे कि मेरी बेइज्जती बढ़ती रहे। इस तरह से कहते हैं मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं भीख मांगता या तो मैं मर जाता। अगर मेरी मौत होती तो मेरे रीडर्स को, मेरे चाहने वालों को दुख पहुंचता, और अगर मैं भीख मांगता तो मेरी जो इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। इस तरह से वो कहता है। यदि अब मेरी पेंशन दोबारा प्रदान नहीं की जाती तो वह भी मेरे दिल को साफ नहीं कर सकती। कर भी दी जाए तो मेरे दिल को साफ नहीं कर सकती। यदि नहीं तो वह भी एक शीशे की भांति टूट जाएगा तथा मुझे किसी अपरिचित भूमि पर रहने को जाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि अगर मेरी पेंशन दोबारा मिलनी शुरू भी हो जाए तो मेरे जो दिल में जो घाव कर गया है, जो मेरा जो दिल जो बैठा जा रहा है, वो साफ नहीं पाएगा। उसका जो शीशा है कभी भी साफ नहीं हो सकता। क्या पता मुझे फिर से एक नई ज़िंदगी शुरू करनी पड़ेगी, एक नया फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। गत वर्ष की मई माह से इस वर्ष माह मई जुलाई तक जो कुछ मुझ पर गुजरी है, मैंने उसे लिखा है। अब 1 अगस्त को मैंने अपनी कलम को रोक दिया है। तो कहते हैं अब तक जो मेरे ऊपर गुजरी है, जो मेरा मिसफॉर्च्यून रहा है, उसके बारे में मैंने लिखा है, लेकिन अब कुछ दिनों से मैंने पूरी तरह से लिखना बंद कर दिया है, ऐसा वो लिखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। थैंक यू सो मच।